जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो फिर से स्वागत है आप सभी को एक फिर से न्यू सेशन में। आज का इस सेशन में होने वाला है राष्ट्रपति पर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, जो कि हिस्ट्री का एक चैप्टर है राष्ट्रपति, जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं सारा इस सीरीज में ले लिया गया है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप सभी के लिए सीरीज देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड होगा, क्योंकि इस जो सीरीज में चलाया जा रहा है टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगाया गया है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हिस्ट्री का एक मोस्ट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से जितने भी हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट प्रश्न होता है, सारा प्रश्न इस 30 के क्वेश्चन में सेलेक्ट कर लिया गया है, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन से सेलेक्ट कर लिया गया है। तो आप लोग को हर एक प्रश्न को 100% फोकस देना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को सारा प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, जो कि बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के हर एक चैप्टर का मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव या विरोधी दल का नेता? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। क्या? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में? तो आप सभी को बताना होगा संसद की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, मतलब समाई होती है, किसमें? तो राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है राज्य का प्रधान होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, केवल राज्य का प्रधान नहीं है, या राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है? तो आप सभी को बताना होगा भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राज्य का प्रधान। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? राइट आंसर ए। ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है क्या? देश का प्रथम नागरिक। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिपरिषद में? तो आप सभी को बताना होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यपालिका शक्ति किसमें होता है निहित? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति जी, थल सेना, उपराष्ट्रपति या फिर फील्ड मार्शल?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी हमारे तीनों सेना का प्रमुख, जिसे हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं, वो होते हैं थल सेना, वायु सेना, जल सेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? भारत का वास्तविक शासन, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, राज्य और संवैधानिक का अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता। तो भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। क्या होगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है कौन? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, या सबसे लंबे समय तक सेनावृत्त सेना अध्यक्ष। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या आप सभी के लिए? प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से आयु का अधिक हो, या फिर उसमें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, या वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक ऑप्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, वह 35 वर्ष से अधिक आयु के भी होना चाहिए, उसमें लोकसभा सदस्य के निर्धारित सभी योग्यता भी होना चाहिए, लेकिन वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब ना भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं होना चाहिए, लेकिन ए, बी, सी जो तीनों हैं, तीनों योग्यता होना चाहिए। किसमें? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मतलब आप सभी से पूछना चाह रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र होता है, उस व्यक्ति का आयु कितनी वर्ष पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। तो आप सभी को बताना होगा कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, या फिर कोई आयु सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु होना चाहिए कितनी? तो इसका कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति कितना भी अधिक वर्ष का हो, 90 वर्ष, 100 साल, 120 साल, 200 साल, और भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए मतलब तैयार होता है। मतलब उसका आयु काउंट नहीं किया जा सकता कितनों भी एज का हो, पर मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष से जितना भी बड़ा हो वो चलेगा। तो इसका कोई आयु सीमा नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? मतलब एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार मतलब लड़ सकता है चुनाव? 2 बार, 3 बार, 4 बार, या कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कोई सीमा नहीं है, मतलब वो जितना बार चाहिए वो लड़ सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति जी का निर्वाचन जो चुनाव होता है किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, या मनोनयन द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है या जिसे हम निर्वाचन कहते हैं तो कौन सी पद्धति को अपनाता है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी। क्या? एकल संक्रमण मत पद्धति, जिसे हम एक और भाषा में बोलते हैं समानुपाती प्रतिनिधित्व, मतलब समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? मतलब जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो चुनाव के संबंधित जो विवाद होता है वो विवाद को सुनिश्चित करने के लिए या फैसला के लिए या निर्देशित के लिए किया जाता है संसदीय समिति को, निर्वाचन आयोग को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उच्चतम न्यायालय को, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका कहाँ सुलझाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। डायरेक्ट इनका सुनवाई कहाँ जाता है? तो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय में जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? नहीं, कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक, प्रस्तावक एक होता है, एक अनुमोदक होता है, कि कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10-10 होनी चाहिए, 20-20 होनी चाहिए, 50-50 होनी चाहिए, या 100-100 होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 50-50 होनी चाहिए, 50-50, 50-50 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बल अयोग्यता मानी जाती है? मतलब कि कौन सी बल अयोग्यता मानी जाती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, या लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहर्त हो, या कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? मतलब कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी, जिसका यहाँ बात होगा, बल नहीं, यहाँ पे बात होगा, अयोग्य, जिसको मतलब कि अयोग्य, जो मान्यता नहीं दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और साथ में कोई पद का वह लाभ ग्रहण कर रहा है तो ये अयोग्य माना जाएगा, योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब कि वो अयोग्य रूप है, अयोग्य है, वह पूर्ण रूप से नहीं, उसको पहले वो पद को मतलब त्यागना पड़ेगा, रिटायरमेंट देना पड़ेगा उस लाभ पद को, उसके बाद ही वह चुनाव राष्ट्रपति का पद का लड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई लाभ पद ग्रहण किए हो, ये अयोग्य माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है
प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मध्य पद्धति द्वारा, अनुपातिक मध्य प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एकल हस्तांतरीय मध्य पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरीय मध्य पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाया जाता है? राज्यसभा सदस्य के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में या फिर राष्ट्रपति जी के चुनाव में। तो भारत के किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति जी के चुनाव में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधान संविधान में किया गया है? अभी आप सभी यहाँ इस क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो जाता है कहाँ? उच्चतम न्यायालय में, मतलब कि हाई कोर्ट में। तो किस अनुच्छेद के तहत मतलब संविधान में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69 या फिर अनुच्छेद 71। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 71 के तहत अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद या कोई रुकावट आता है तो डायरेक्ट उसका निर्णय कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय देगा, मतलब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट उसका निर्णय करेगा, जो कि कहाँ सम्मिलित है? अनुच्छेद 71 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय दिया जाता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सप्ताह। 2 सप्ताह का समय दिया जाता है कि अपना चुनाव प्रचार कर सको। ऑप्शन नंबर बी। साथ ही अगर इस क्लास का जो PDF है चाहिए आप सभी को तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन हो जाना, वहाँ आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब करके, और ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए होता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? आप सभी को बताना होगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने तक तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 58। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? अनुच्छेद 56 के तहत कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करता है तो जिस तिथि को ग्रहण किया उस तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद पर बना रहेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, सांसद के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सांसद के द्वारा। सांसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? कोई भी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करना या फिर मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव या फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या संसद द्वारा महाभियोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संसद द्वारा महाभियोग, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, जो कि कौन कर सकता है? सांसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या फिर उच्चतम न्यायालय में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? संसद के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? आप विश्वास प्रस्ताव लाकर, कानूनी कार्यवाही से, संविधान संशोधन से या महाभियोग द्वारा। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग कौन ला सकता है? तो सांसद ला सकता है। संसद के सदन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति जी पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर लगा दिया जाता है, या संविधान के अतिक्रमण करने पर, या राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने पर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संविधान के अतिक्रमण करने पर, मतलब कि संविधान का आदेश का पालन ना करने पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद पर से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे?
आप सभी को बताना होगा निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर MS राधाकृष्णा या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ये टेस्ट के रूप में आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग को इस PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाना, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा जा सके, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकें। मिलते हैं जल्द ही एक अगले न्यू सेशन, अगले न्यू चैप्टर में। तो सभी स्टूडेंट को जय हिंद।